जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये विषय हम पुलिस वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद है अधिकांश पुलिस वाले इसको जान भी रहे होंगे। हर थानों पर इसको एक बोर्ड पर लिख के रखा गया है, लगाया गया है और ये महत्वपूर्ण जजमेंट था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। और जो ख़ास तौर से जो नई जनरेशन है पुलिस की, जिनकी अभी नई सेवाएं हैं, उनको इसको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए, क्योंकि उनके आने के पहले, विभाग में आने के पहले ये डिसीजन थे। हो सकता हो ट्रेनिंग में ज़रूर पढ़ाया गया होगा, लेकिन दिमाग से कभी कभी उतर जाता है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है आज का। विषय क्या है? डीके बसु मामला। क्या है डीके बसु मामला? क्यों इतना चर्चित रहा अपने समय में डीके बसु मामला? ये चूँकि पुलिस वालों के लिए है और आम नागरिक के लिए भी है। एक सिक्के के ही दो पहलू इस आदेश को आप समझ सकते हैं। एक आम नागरिक का क्या अधिकार है यदि उसको पुलिस या कोई ऐसी एजेंसी गिरफ्तार करती है, और पुलिस का उस समय क्या कर्तव्य है। तो इन दोनों बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइन के रूप में जारी किया और पुलिस के लिए खास तौर से 11 बिंदुओं पर जो ये दिशा निर्देश जारी किए, इसको पुलिस वाले को तो जानना ही जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या मामला है डीके बसु का मामला। डीके बसु पश्चिम बंगाल के एक गैर राजनीतिक संगठन के व्यक्ति थे, जो कानूनी सहायता के उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि पुलिस हिरासत में बहुत मौतें हो रही हैं, पुलिस हिरासत में हिंसा हो रही है, पुलिस गिरफ्तारियों में टार्चर लोग हो रहे हैं। पेपर में, जिन पेपरों में उन्होंने पढ़ा, उस पेपर की कटिंग उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रजिस्ट्री कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस पेपर को ही पत्र पिटीशन मानते हुए, लेटर पिटीशन मानते हुए उस पर सुनवाई प्रारंभ कर दी। 1986 की बात है और 1997 में इसमें डिसीजन आया। उसी समय एक और प्रकरण है, AK जौहरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो अलीगढ़ में पुलिस हिरासत में मौत को लेकर अशोक जौहरी ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया। तो दोनों को संयुक्त रूप से सुनवाई हुई और जो डबल बेंच थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, माननीय न्यायाधीश श्री आदर्श सेन आनंद एवं कुलदीप सिंह, इन दोनों की संयुक्त बेंच ने एक डिसीजन दिया और पुलिस को संघ की, राज्य की या और एजेंसियां जो इस गिरफ्तारी और विवेचना और जांच में लगी रहती हैं, उनके लिए गाइडलाइन जारी की। और वो 11 बिंदुओं की गाइडलाइन है। उन्होंने ये कहा कि जो पुलिसकर्मी या एजेंसी पर्सन इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, वो कोर्ट की अवमानना का भी दोषी होगा और साथ साथ विभागीय कार्रवाई का भी दोषी होगा। इसलिए महत्वपूर्ण है डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल। क्या है मामला? तो मामला आप समझ गए कि पुलिस हिरासत में मौत, पुलिस गिरफ्तारी, जांच के दौरान प्रताड़ित करना, ये बातें जो पेपरों में निकलती थी उसी को आधार बनाकर उन्होंने पिटीशन दाखिल किया, पत्र डिसीजन लेटर भेज के। CJI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको स्वीकार किया। लंबे वर्षों तक, कई वर्षों तक इस पर सुनवाइयाँ चलती रही और तब जो है AK जौहरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, दोनों में संयुक्त रूप से गाइडलाइन जारी हुई। क्या है गाइडलाइन? आइए देखते हैं। गाइडलाइन ये है कि देखिए, प्रकरण है डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल और दूसरा इसी के साथ जो संयुक्त सुनवाई हुई थी AK जौहरी, अशोक कुमार जौहरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और AIR 1997 SC 610 सॉरी। बेंच जो था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, इसमें माननीय न्यायाधीश श्री कुलदीप सिंह सर एवं माननीय न्यायाधीश आदर्श सेन आनंद, AS आनंद सर। इसमें 11 बिंदु के जो दिशा निर्देश जारी हुए वो क्या है? तो पहला है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है या जो पुलिसकर्मी या जो एजेंसी पर्सन गिरफ्तारी कर रहा है या पूछताछ कर रहा है,
उस गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान या जांच के दौरान उसका स्पष्ट पद दिखाई दे कि वो किस रैंक का है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी एंड एबव। तो उसका स्पष्ट पद, पहचान और उसका ये नेम प्लेट, जैसे नेम प्लेट देखिए इसमें नाम, पीएनओ नंबर सब लिखा हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा, हमारा पूरा डिटेल पता चल जाएगा। तो नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। पूछताछ का विवरण, एक पूछताछ रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में जो भी पूछताछ उस व्यक्ति से हो रहा है जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है या जिससे जांच की जा रही है, जिसको हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, तो पूछताछ रजिस्टर में वो विवरण दर्ज किया जाएगा। दूसरा दिशा निर्देश क्या था कि यदि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तारी मेमो तैयार किया जाएगा, एक गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया जाएगा जिसको गिरफ्तारी मेमो कहते हैं। उस गिरफ्तारी मेमो में स्थानीय गिरफ्तारी के स्थान के आसपास के साक्षी जिनके सामने गिरफ्तार किया गया है, कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को इसी समय, इसी दिनांक को, इसी स्थान पर मेरे समक्ष गिरफ्तार किया गया। तो एक साक्षी का कम से कम हस्ताक्षर हो। फिर उसी गिरफ्तारी मेमो पर जो गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया है, अभियुक्त का भी हस्ताक्षर बनेगा जिसको गिरफ्तार किया गया है। अगर हस्ताक्षर नहीं करता है तो निशानी अंगूठा लगाएगा, दिनांक लिखा जाएगा, समय लिखा जाएगा, वह स्थान लिखा जाएगा जहां गिरफ्तारी की गई है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के निकट संबंधी को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके निकट संबंधी को गिरफ्तारी और निरुद्ध स्थान, निरुद्ध माने जहां गिरफ्तार करके उसको रखा गया है, के बारे में जानकारी देना ही देना है। किसको? उस जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके निकट संबंधी को। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि गिरफ्तार व्यक्ति जिले से बाहर का हो, सपोज करिए कि जहाँ पर गिरफ्तारी हुई है उस जिले का वो रहने वाला ना हो, किसी गैर जनपद का हो, दूसरे प्रांत का हो, तो क्या किया जाएगा? गिरफ्तार व्यक्ति जिले से बाहर का हो तो विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से या जो संबंधित थाने का कर्मचारी या संबंधित एजेंसी का जो पर्सन गिरफ्तार किया है उसके माध्यम से 8 से 10 घंटे के अंदर उस गिरफ्तार व्यक्ति के निकट संबंधी को, घर वालों को गिरफ्तारी की सूचना दे दी जाएगी। पांचवा पॉइंट कहता है, इस दी गई सूचना को अभियुक्त को बताया जाएगा और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उससे बताया भी जाएगा कि तुम्हारी गिरफ्तारी की सूचना तुम्हारे इस रिश्तेदार को, तुम्हारे इस घर वाले को इस माध्यम से दे दी गई है। सॉरी। निरोध के स्थान पर गिरफ्तारी की सूचना, जहां पर गिरफ्तार करके रखा गया है उसी को निरोध का स्थान कहते हैं। गिरफ्तारी की सूचना, पुलिस अधिकारी का नाम, जिस पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है उसका पद, गिरफ्तारी की सूचना किसको दी गई, ये सब डायरी में लिखा जाएगा। देखिए 2 तरह की डायरियां होती हैं पुलिस विभाग में, एक होती है केस डायरी, एक होती है जनरल डायरी। जनरल डायरी होती है जो थानों पर परमानेंट चलती रहती है, 24 घंटा अनवरत चलती रहती है। उस जनरल डायरी में भी इसका इंदराज होगा जीडी में कि हाँ इस व्यक्ति को यहाँ पर इस समय इस स्थान पर गिरफ्तार किया गया और इस समय इसको थाने पर लाया गया और इस तरह से इसको हवालात में रखा गया। तो ये जनरल डायरी में भी उल्लेख होगा। जो किसी प्रकरण की विवेचना हो रही है, किसी विवेचना क्रम में गिरफ्तार किया गया है तो उस केस डायरी में भी इसका उल्लेख होगा कि इस समय इस स्थान और इस कारण से इसको गिरफ्तार किया गया। तो ये डायरी में लिखी जाएगी, ये बात स्पष्ट हो गया होगा। अगला 7वां पॉइंट है, गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सकीय परीक्षण। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका मेडिकल करा लिया जाएगा, चिकित्सा कराया जाएगा, ताकि गिरफ्तारी के दौरान यदि कोई चोट आई हो या पहले से उसको कोई चोट हो या तत्काल में कोई बीमारी हो तो पता चल जाए और उसका समुचित इलाज हो सके। तो गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया जाएगा, ये अनिवार्य है। अगर सपोज करिए गिरफ्तारी के बाद उसको पुलिस रिमांड मिल जाता है या ट्रांजिट रिमांड मिल जाता है, जिससे लंबे अवधि तक उस व्यक्ति को गिरफ्तारी में रखना पड़ता है, पुलिस हिरासत में रखना पड़ता है। किसी माल की बरामदगी के लिए पुलिस 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड ले लेती है, या मुंबई से यूपी ला रही है 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल जाता है। तो ये नियम ये भी कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति का हर 48 घंटे पर एक बार चिकित्सीय परीक्षण कराते रहना है कि इस बीच तो उसको कोई चोट नहीं आई, इस बीच तो इसको कोई बीमारी नहीं आई, इस बीच तो इसको कोई परेशानी नहीं है। तो प्रत्येक 48 घंटे पर भी उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा और जिस दिन गिरफ्तार किया गया उस दिन भी उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा।
आते हैं 9वें पॉइंट पर, गिरफ्तारी से संबंधित सभी दस्तावेज, गिरफ्तारी मेमो या जो फर्द गिरफ्तारी कागज आप तैयार किए हैं, सभी निकटतम मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएगी। यानी उस थाने से रिलेटेड जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट हैं उनके पास ये सभी दस्तावेज, किस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी का मेमो कहाँ है, अन्य क्या दस्तावेज है, रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएगी। अगले पॉइंट पर आते हैं 10वें पर, कि जांच के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति के अधिवक्ता को मिलने दिया जाएगा। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके अगर वकील, उसके लॉयर, उसके कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता उससे मिलने आते हैं तो उसको मिलने दिया जाएगा, बशर्ते ये शर्त है कि पूरे जांच या पूरे विवेचना के समय वो मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन वो क्षणिक रूप से मिलना चाहें, उनसे बात करना चाहें अपने क्लाइंट से, या वो अभियुक्त जो है अपने वकील से बात करना चाहे तो बात कर सकता है, उसको मिलने दिया जाएगा। यद्यपि पूरे जांच के दौरान नहीं, पूरे जांच के दौरान जरूरी नहीं है कि पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान ही उनके लॉयर वहाँ मौजूद रहें, लेकिन वो मिल सकते हैं। अगला 11वां पॉइंट है, जिला और राज्य मुख्यालयों में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या स्टेट हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस नियंत्रण कक्ष बना रहता है और यह गिरफ्तारी की सूचना 12 घंटे के अंदर इस आशय से लगे सूचना पट पर अंकित होना चाहिए। यानी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर और पुलिस हेडक्वार्टर स्टेट लेवल पर एक सूचना पट होता है, ये प्रावधान है, उस पर इस गिरफ्तारी की पूरा विवरण, किस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया, कब गिरफ्तार किया, किस दिनांक को किया, किस समय किया, तो ये 12 घंटे के अंदर उस पर अंकित होना चाहिए। तो ये 11 पॉइंट जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा निर्देश के रूप में जारी किया, जो हर पुलिस वाले को जानना ही चाहिए, जनता को भी जानना चाहिए। उस जनता के अपने ये अधिकार हैं और पुलिस वालों का ये कर्तव्य है। तो जनता का अधिकार और पुलिस का कर्तव्य इस डी.के. बसु मामले में दोनों समाहित है, इसलिए डी.के. बसु मामला इतना महत्वपूर्ण है। और ये जारी हुआ था संघ, राज्य और एजेंसियों तीनों के लिए, जो पुलिस से रिलेटेड काम करती हैं, जांच करती हैं, विवेचना करती हैं, गिरफ्तारी करती है, निरुद्ध करती है, पूछताछ करती है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि ये 11 बिंदु जो हम जारी कर रहे हैं डायरेक्शन, अगर जब तक विधान मंडल को इस संबंध में अन्य कोई कानून नहीं बना देता तब तक ये जारी रहेंगे और इसका फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप कोर्ट की अवमानना के भी दोषी होंगे और अपने विभाग के विभागीय कार्रवाई के भी दोषी होंगे। और यहाँ पर ये बता देना समीचीन है कि ये 26/8/1986 को 26/8 का मतलब 26 अगस्त 1986 को माननीय ये जो डी.के. बसु सर थे पश्चिम बंगाल के, इन्होंने पेपर में पढ़ा था और इसी दिन इन्होंने लेटर पोस्ट किया था 26/8/86 को पेपर कटिंग के साथ कि इस तरह की खबरें आ रही हैं पुलिस के विरुद्ध। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के CJI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको एक रीट पिटीशन जैसे दाखिल होता है पिटीशन मानते हुए इस पर अपनी सुनवाई की और ये डिसीजन आया। तो ये डिसीजन दोनों के संबंध में है, डी.के. बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल और A.K. जौहरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये 11 पॉइंट ये थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस आप सभी को जानना चाहिए, पुलिस को अपने कर्तव्य के रूप में और नागरिकों को अपने अधिकार के रूप में। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सभी को जय हिंद, थैंक यू।